सभी को सस्नेह जय जिजाऊ। संगीत सूर्य केशवराव भोसले जन्मोत्सव पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शिक्षा एवं समाज, इस विषय पर राष्ट्रीय ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद भारत गणराज्य की ओर से किया गया था। भारतीय संस्कृति, कला और शिक्षा के समन्वय हाल ही में शनिवार 9 अगस्त 2025 को एक विशेष राष्ट्रीय ऑनलाइन व्याख्यान के माध्यम से कार्यशाला वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। यह आयोजन संगीत सूर्य केशवराव जी भोसले इनके 135 की जयंती अवसर तथा सांस्कृतिक परिषद का रजत महोत्सवी वर्ष 25 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में किया गया था। देश भर से शिक्षाविद, शोधार्थी, विद्यार्थी, मीडिया जगत और कई व्यक्तिमत्व मान्यवर व्यक्ति इसमें जुड़े हुए थे। कार्यक्रम में मुक्त वक्ता ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभागाध्यक्ष अडीरा AI फॉर डिजिटल रेडीनेस एंड एडवांसमेंट के ट्रेनर डॉक्टर मनीष जयसल, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा एवं समाज विषय पर विस्तार में चर्चा की। परिसंवाद हुआ और प्रश्नोत्तर सत्र भी इसमें हुआ है। डॉक्टर जयसल ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारे समय की सबसे प्रभावशाली तकनीक, जो शिक्षा, मीडिया, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिजनेस और व्यवसाय तथा समाज के हर क्षेत्र में अपनी गहरी पैठ बना रहा है। उन्होंने उदाहरण दिए और बताया कि AI आधारित टूल्स को अधिक व्यक्तिगत, सुलभ और प्रभावी बना रहा है। उन्होंने कहा कि AI शिक्षकों को पढ़ाने के लिए नए तरीके दे रही है और छात्रों के लिए सीखने के अनुभव और अनुकूलता प्रदान कर रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि इस तकनीक को, इस आधुनिक टेक्नोलॉजी को अंधाधुंध प्रयोग से रोजगार, निजता और नैतिक मूल्यों पर गंभीर खतरे भी पैदा होने की संभावना है। डॉक्टर जयसल ने डिजिटल साक्षरता, डेटा सुरक्षा और तकनीक के जिम्मेदार इस्तेमाल को शिक्षा और समाज के लिए एक प्राथमिकता बताया। अडीरा ट्रेनर के रूप में उन्होंने तकनीकी साक्षरता बढ़ाने के लिए अपना अनुभव साझा किया और सही मार्गदर्शन के साथ AI शिक्षा जगत को हम समाज के लिए कितना अनुभव और एक वरदान बना सकते हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पावड़े जी ने कहा कि केशवराव भोसले जैसे महापुरुषों के हम ऋणी हैं, क्योंकि समाज को संस्कृति और कला के माध्यम से नई दिशा इन्होंने दी है। आज के युग में तकनीक उस परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में हमारे सामने आई है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक अगर सही सोच और सकारात्मक उद्देश्य के साथ अपनाई जाए तो यह शिक्षा और समाज को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि हर तरह के व्याख्यान हम समाज में लेते रहते हैं, लेकिन तकनीकी जागरूकता बढ़ाने में ये हमारा जो समाज है वो कहीं पीछे ना रह जाए, यही हमारे लिए बेहद ज़रूरी बन जाता है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी और समाज के आपसी संबंधों पर गहन चर्चा करना और युवाओं को सही तकनीकी दृष्टिकोण विकसित करना यही था। राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गोकुल क्षीरसागर ने बताया कि केशवराव भोसले का योगदान केवल संगीत तक सीमित नहीं था, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन के प्रबल समर्थक थे। इसलिए उनकी जयंती के अवसर पर शिक्षा और तकनीकी जैसे विषय पर चर्चा अत्यंत प्रासंगिक है। कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट आशीष हाड़के ने सत्र डॉक्टर जयसल जी का व्याख्यान युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत जरूर साबित होगा और भविष्य की तकनीकी चुनौतियों को निपटने में मार्गदर्शक रहेगा, विचार प्रकट किए। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागी जुड़े थे। उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए और सकारात्मक तरीके से इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने में अपने विचार इस परिसंवाद में रखे गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय कामाजी पवार सर, साथ ही साथ अन्य मान्यवर व्यक्तिमत्व भी इस आभासी सभा में जुड़े थे। सम्माननीय फुंडकर जी, इन्होंने आभार प्रकटन करते हुए यह कार्यक्रम उत्साह के साथ संपन्न हुआ।
आइए सुनते हैं डॉक्टर मनीष जयसल जी को। बहुत सारे ऐसे टूल्स उपलब्ध हैं जो यही काम करते हैं, और अगर आप इनका इस्तेमाल तो छोड़ दीजिए, अगर आप इनके नाम भी नहीं जानेंगे तब आपके लिए हो सकता है आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है, मतलब मुझे मान लीजिए कोई आइडिया चाहिए, कोई स्पोर्ट्स की नीति आई है तो मुझे उसको समझना है। भारत सरकार ने अब 100 पेज का कंटेंट भेज दिया है और 200 पेज की कोई पीडीएफ आ गई है, तो मैं उसको समराइज और उससे रिलेटेड मैं कुछ कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं चैट जीपीटी के अलावा टूल्स है, स्क्राइब नाम का एक टूल है, copy.ai नाम का एक टूल है, कोर्सेरा नाम का एक टूल है, क्लाउडे नाम का एक टूल है, या जैस्पर नाम का टूल है। जो मैंने आपको टूल बताया चैट जीपीटी के अलावा ये टूल्स हैं, जैसे जेमिनाई है, बार्ड नाम का एक टूल है, और रिसर्च रैबिट नाम का एक टूल है। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछता है, आपकी बीमारी का इलाज आपसे ही पूछता है। कैसे? आप डॉक्टर के पास गए, आपने उसे बताया कि मुझे 3 दिन से बुखार है, तो डॉक्टर लिखता है 3 दिन की बीमारी, 3 दिन से बीमारी, तो पेट में दर्द है या हाथों में दर्द है या सर में दर्द है, तो डॉक्टर आपसे ही आपकी जानकारी पूछ रहा है। लेकिन जब एआई जैसा टूल हमारे पास आ गया है और वो रिपोर्ट लिखता है, वो कहता है कि आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए, आपको पास में वो कई सारे टेस्ट दे देता है और आप वो टेस्ट कराने चले भी जाते हैं। अच्छी बात है, हमें डॉक्टर्स की सलाह माननी चाहिए और मानते भी हैं हम लोग। इसके पक्ष में एआई का कुछ भी कहना नहीं है। अब अगर बात करूं कि आपने ब्लड टेस्ट करा लिया है, उसकी रिपोर्ट आ गई है, उस रिपोर्ट को समझना हमारे बस में है क्या अभी तक? अब मैंने क्या, डॉक्टर ने सलाह दी मुझे कि डॉक्टर्स ने आपको कहा कि आप ये ब्लड टेस्ट करा लीजिए, और आपने ब्लड टेस्ट करा लिया, उसकी रिपोर्ट आ गई। अब मैं अगले दिन 3 दिन बाद 2 दिन बाद फिर डॉक्टर बुलाता है कि आप रिपोर्ट लेंगे, जब रिपोर्ट आ जाए तो आप रिपोर्ट लेकर आइए। अगर मैं कहूं कि आप थोड़ा सा जागरूक हो जाएं और इस टूल का इस्तेमाल कर लें, तो इसमें बुराई मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई होगी। कम से कम मेरी अपनी बीमारी के बारे में मुझे नॉलेज बढ़ जाएगी कि मेरे साथ हुआ क्या है या मेरी बॉडी को हुआ क्या है, और यह जान लेना कोई बुरा नहीं है। तब मैं इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे चैट जीपीटी की बात करूं, अगर आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, अगर और उस पीडीएफ को, उस रिपोर्ट को आप चैट जीपीटी में डालते हैं और इससे पूछते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर मुझे बीमारी बताइए, तो वो आपको बीमारी के संभावित जो बीमारी है वो आपको यही चैट जीपीटी बता देता है। और जब हम उसके रिजल्ट पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं हमारा हीमोग्लोबिन कम है या हमारे आरडीएस कम है या हमें ब्लड में कोई इश्यूज हैं, जो भी, और वो आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, मैंने बताया कि वो 50 भाषाएं भी जानने लगा है चैट जीपीटी। तब हम अपनी भाषा में समझकर, जानकर हम डॉक्टर के पास फिर जाते हैं, तो डॉक्टर हमसे पूछता है कि आपको तो हीमोग्लोबिन आपका कम है। हाँ, तो मैं सर खा लूंगा, दवा खा लूंगा, दूसरी चीजें ले लूंगा, या मैं हीमोग्लोबिन को सही करने के लिए मैं ये चीजें कर सकता हूँ। तो अब आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे जानकारी के साथ में, तब आप उससे और भी सलाह ले सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर बात कर सकते हैं आप अपने डॉक्टर से। अभी तक डॉक्टर्स क्या बताते हैं, सिर्फ आपकी रिपोर्ट को एक चीज एनालाइज करते हैं कि क्या हुआ होगा, हो सकता है हीमोग्लोबिन कम हुआ होगा या कोई इश्यूज होंगे ब्लड में, तो आपको बुखार आ रहा होगा, उन्होंने बुखार की दवा दे दी। यहाँ से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए आपके निजी जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके इंस्टीट्यूट में भी होना चाहिए। अब मान लीजिए आप किसी से मिलने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं वर्धा में रहता हूँ या मैं अमरावती में रहता हूँ, और अमरावती में मुझे अर्जेंट में कोई ऐसे व्यक्ति मिल गए जिनका मुझे एक ऑडियो इंटरव्यू करना है, और अब मुझे उनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। मान लीजिए मुझे एक इंटरव्यू सतीश पावड़े जी का करना है, और पावड़े जी को मैंने सिर्फ नाम सुन रखा है कि ये महाराष्ट्र के एक सीनियर थिएटर आर्टिस्ट हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं, बस इसके अलावा मुझे ज्यादा नहीं पता है। तब चैट जीपीटी मेरे काम को हल्का करेगा, मेरे काम को आसान करेगा। मैं उससे पूछता हूँ कि डॉक्टर सतीश पावड़े जी से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस बना करके दो जो मैं इंटरव्यू में पूछ सकूं उनसे,
और जैसा आप कमांड इनको देंगे इस चैट जीपीटी को या इस टूल को, वैसे वे क्वेश्चंस बना के आपके पास देगा। और फिर मैं जो 5-7 मिनट मेरे पास समय मिला, उस समय में मैंने क्वेश्चंस बनाने की बजाय मैंने उस क्वेश्चंस को रिफ्रेम कर लिया। मैंने खुद पढ़ लिए, समझ लिया, और मैं 1 बाय 1 जो भी सवाल मुझे होंगे मैंने ऑडियो रिकॉर्ड कर ली। अब जब इंटरव्यू हो गया, ऑडियो मेरे पास आ गई, तो अब मैं उस ऑडियो को वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। उस ऑडियो को मैं ट्रांसक्राइब भी कर सकता हूँ इन्हीं टूल्स की वजह से। अब मुझे इस इंटरव्यू को दोबारा सुनने की जरूरत नहीं है। अब मैं उसी को क्लाउडी में डाल दूंगा, या मैं कोहरे में डाल दूंगा, या मैं जेमिनाई में डाल दूंगा, या मैं जैस्पर नाम का एक टूल है उसमें डाल दूंगा, या फिर मैं सिंथेसिया नाम का एक टूल है, या एलिसिट नाम का एक टूल है, इस पे मैं डाल दूंगा। तो वो पूरी बातचीत जो मैंने अभी सतीश पावड़े जी से की है, वो उसको कंटेंट लिख करके दे देगा, मतलब ट्रांसक्राइब करके दे देगा। तो मेरे ये समय को बहुत कम कर रहा है। मुझे लगता है यही आने वाले दिनों में एआई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, हमारे समय को बचाएगा। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। संकट बस यही है, क्योंकि अब कोई ऐसी फील्ड नहीं बची है जहां इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मीडिया इंडस्ट्री में तो इसका इस्तेमाल 80% तक पहुंच गया है, टेक्नोलॉजी में 88% तक पहुंच गया है, प्रोफेशनल सर्विसेज में 80% पहुंच गया है, एडवांस इंडस्ट्रीज में 79% पहुंच गया है, कंज्यूमर गुड्स एंड रिटेल में इसका ये 68% हो गया है, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 65%, मेडिकल एंड हेल्थ में भी ये 63% के करीब चला गया है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 71% जनरेटिव एआई का यूज आज इंडस्ट्री में होने लगा है। और उसका इस्तेमाल किस लिए होता है? टेक्स्ट के लिए, वीडियो के लिए, फोटो के लिए, वॉइसेस के लिए, म्यूजिक के लिए हो रहा है। आने वाला दिन जो है वो इस संदर्भ में भी बहुत अलग होने वाले हैं कि आपको प्रॉम्प्टिंग कैसे डालनी है, आप कैसे पूछेंगे, आपकी क्रिएटिविटी कितनी बची रह जाएगी। अब ये मशीन से ही क्रिएटिविटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, नहीं तो सबका कंटेंट, क्योंकि सबके पास फोन है, सबके पास चैट जीपीटी है, सबके पास में इंटरनेट है, तो अब आप लोगों से अलग कैसे होंगे? तो अलग कैसे होने का एक उपाय है, आप क्या मशीन से पूछते हैं, और आप मशीन से जो पूछेंगे वैसा ही जवाब आपको मिलने वाला है। आप उससे पूछते हैं कि मुझे एज ए एडिटर बना के दो कंटेंट, तो आपको वो ऐसा बना के देगा। आप स्टूडेंट जैसा पूछते हो तो स्टूडेंट जैसा कंटेंट देगा। आप टीचर जैसा उससे पूछते हो तो वो टीचर जैसा बना के देगा। आप आर्टिस्ट जैसा बोलोगे, मुझे कोई कहानी लिखनी है, मुझे मान लीजिए मुझे कोई एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है और वो प्रेमचंद की स्टाइल में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इसको कमांड दूंगा कि मुझे एक कहानी में ये एलिमेंट होने चाहिए, या ये मेरी कहानी का एक सार है और एक लड़का है जो इस तरीके से रहता है। मैंने उसको कमांड दी, मैंने उसको लिखा इस टूल को, और फिर ये कहा कि जो मेरी कहानी का स्टाइल होना चाहिए वो प्रेमचंद जैसा हो या किसी और जैसा हो, तो वो उस कहानी को वैसा बनाने का प्रयास करेगा और आपके पास रखेगा। आप उसको प्रूफ कर लीजिए, आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें अपना जो थॉट है, अपना जो उसमें बचा हुआ क्रिएटिविटी है, उसमें आप शामिल कर सकते हैं। दुनिया में 2 टूल इतने बेहतरीन आ गए हैं अभी जो आपके काम को बहुत आसान कर देते हैं। उसमें पहला टूल है परप्लेक्सिटी और दूसरा टूल है नोटबुक एलएम। आप दुनिया में किसी का इंटरव्यू कराइए और उसको नोटबुक एलएम में डाल दीजिए, तो वो आपको उसका ट्रांसक्राइब कर देता है। और परप्लेक्सिटी में जो वो है, आप उसको कमांड देंगे तो वो आपको रेफरेंस के साथ में कंटेंट देता है। मतलब आप जो उससे पूछना चाहते हैं वो आपको रेफरेंस के साथ में बताएगा, आपको बताएगा कि मैंने कहाँ से कॉपी किया है या मैंने कहाँ से ये बात ली है। मान लीजिए मुझे महाराष्ट्र की हलचल के बारे में जानना है, महाराष्ट्र चुनाव के बारे में जानना है, तो मैंने लिखा कि जो है मुझे 10 खबरें चाहिए महाराष्ट्र चुनाव से रिलेटेड, वो या वर्धा के चुनाव में कोई चुनाव होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, या मुझे किसी संगीतकार के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो मैं उस परप्लेक्सिटी नाम के टूल पे डालता हूं, तो वो मुझे रेफरेंस के साथ में कंटेंट प्रोवाइड कराता है। अब मुझे लगता है कि ऐसे टूल्स हमारे बीच में हैं, हमारे सामने हैं, और वो बहुत इजी हैं चलाने में, मतलब बहुत ज्यादा उसमें आपको सीखने की जरूरत नहीं है।
आपको सिर्फ उनका यूज करना है। सचिन जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। सचिन सरोज, सचिन सरोज, माइक माइक म्यूट करा। तो ये सारे टूल्स हुए जिनको आपको अपने निजी जिंदगी में, निजी जीवन में यूज करने चाहिए। लेकिन अब मैं अगर बात करूं कि इन टूल्स के आने के बाद जो आपके मन में सवाल है कि क्या अब इंसान की क्रिएटिविटी बची रह जाएगी? हाँ, इसका जवाब है कि हो सकता आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आपकी क्रिएटिविटी खतरे में पड़ जाए। लेकिन अगर आप इसका यूज ही नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके द्वारा यूज किया हुआ कंटेंट कहाँ जा रहा है या वो मशीन कैसे कोई चीज क्रिएट कर दे रही है। तो आपको मशीन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक समय कंप्यूटर आया तो लोगों से कहा गया कि मशीन आ गई है, कंप्यूटर आ गया है, इंसान के काम को बंद कर देगा, इंसानों की नौकरियां चली जाएंगी, इंसान अब गायब हो जाएंगे। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि एआई के आने के बाद भी आपको, आपके समाज को, अपनी सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है। खतरा है इसका यूज करने वाले जो नकारात्मक यूज करेंगे उस पे खतरा है। और ऐसे टूल भी बनाए जा रहे हैं। इसी एआई के टूल्स को आप वो देखिए कि ऐसे टूल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो 99.9% तक डिटेक्ट भी कर लेते हैं कि आपने कहां से कौन सी चीज बनाई है, क्रिएट की है। तो आपको इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सब दुनिया में सब फेक हो जाएगा। फेक नहीं होगा। बस हमें क्या पहचानना है? हमें पहचानना यह है कि हम एआई का यूज करें कैसे, किस चीज के साथ करें। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि मैं एज कह सकता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं एआई का यूज करूंगा। मैं एक टीचर हूं तो मैं अपने द्वारा बनाया गया कंटेंट को सिर्फ मॉडिफाई करूंगा, यहाँ पर उसको चेक करूंगा, उसके रेफरेंस को चेक करूंगा, ना कि मैं वहीं से कंटेंट बना करके मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। या कोई डायरेक्टर है तो वो डायरेक्टर जो है उस सीन को समझने में मदद करेगा, उसकी स्क्रिप्ट को समझने में मदद कर ले सकता है। वो नई कहानियां सिर्फ इससे नहीं बनाएगा। हमें डेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ख्याल रखना है कि मैं कौन सा डेटा किस तरीके से यूज कर रहा हूँ। आपको जानकर आश्चर्य ये होता भी होगा और है भी, होना भी चाहिए कि एक ही डेटा को कई तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। मान लीजिए मेरे पास में कोई डेटा है कि बिहार में इतने लोगों के घर टूट गए, या कुछ और कोई और वो है कि इतने पुल टूट गए दुनिया में, देश में। तो मैं उनको जिस तरीके से प्रेजेंट करूंगा, जो मैं खबर बनाऊंगा या जो मैं इसकी कहानी बनाऊंगा, वैसा ही जो मेरे दिमाग में चल रहा होगा मैं उस डेटा के साथ वैसा कैलकुलेशन करूंगा। और हमें इसी बायसनेस से बचनी है। तो हमारा जो कंटेंट हो एआई से बना हुआ या हम खुद बना रहे हैं तो फ्री ऑफ बायसेस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट हो, सब कुछ क्लियर हो। मुझे उसमें कोई ऐसा वो ना हो कि मैंने उसको कहाँ से पता नहीं कहाँ से चोरी कर लिया या डेटा उठा लिया कहीं 2-4 जगहों से और उसको नया क्रिएट करके दे दिया। हमें इससे बचना होगा। फेयरनेस बहुत जरूरी है, इंक्लूसिव होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये क्या करेगा, आने वाले दिनों में हमारी सोसाइटी को हार्म करेगा। और ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो सोसाइटी को बहुत हार्मफुल इफेक्ट कर रहे हैं। और जब आप हार्मफुल इफेक्ट होता है तभी समाज में डीप फेक जैसा कंटेंट आता है। जैसे बहुत सारे वो आते हैं, विज्ञापन आते हैं, बहुत सारे संदेश आ जाते हैं कि बिना दवा या अतिरिक्त प्रयास के 24 घंटे में जोड़ों का दर्द गायब हो गया। इस तरीके के विज्ञापन आ जाते हैं या इस तरीके की खबरें आ जाती हैं कि नाक में नींबू डाल लीजिए तो कोविड ठीक हो जाएगा। या विक्स वेपोरब नाम का एक वो होता है जो सर्दियों में सर्दी के समय लगाते हैं, जुकाम में यूज करते हैं, उसको पेट में लगा लीजिए तो पेट की चर्बी कम हो जाती है। ऐसा कंटेंट आता है जिसकी वजह से सोसाइटी में एक अलग किस्म का पूरा माहौल क्रिएट हो जाता है। हमें उससे बचना होगा और वो बचाव इसी तरीके से होगा जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आपका अगर डेटा बायसेस है
एल्गोरिदम का बायसनेस है, जनरेटिव एआई का बायसनेस है, या ह्यूमन का भी अगर बायसेस है, मेरे दिमाग में बना है कि वो आदमी तो ऐसा ही है, तो मैं उसमें कुछ भी बनाऊंगा वो गलत ही बनेगा। या वो सोसाइटी ऐसी है तो मैं उस सोसाइटी के लिए चाहे जितना डेटा ले आऊं वैसा ही होगा। तो हमें अपने सोसाइटी समाज के लिए भी सोचना होगा कि मैं उसका इस्तेमाल किस नजरिए से करूं, किस सोच के आधार पर करूं। आपको बचने की जरूरत है। और बहुत सारे टूल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको आप पहचान लीजिए कि ये मेरे काम का है कि नहीं है। तो यही एक फ्रेमवर्क है आपकी सोसाइटी के लिए भी, आपके समाज के लिए भी और आपके अपने लिए भी। जो मैंने टूल्स बताए हैं इसमें एक टूल है suno.ai जो अपने आप म्यूजिक क्रिएट कर देता है। अब आपको छोटे मोटे म्यूजिक के लिए आपको स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो आपको मिनिमम म्यूजिक क्रिएट करके आपको खुद ही दे देता है और फ्री में दे देता है। बहुत अच्छा क्रिएट करने के लिए आपसे वो पैसे मांगता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप पैसे तो स्टूडियो में भी दे ही रहे हो, वहां भी तो आपकी क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पर आपको अपने म्यूजिक को, जो आपके म्यूजिक दिमाग में है उसको बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि वहां भी आप सिर्फ पेमेंट दोगे, पैसे दोगे, आप क्योंकि म्यूजिशियन नहीं हो। तो ये टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करेगी एज ए म्यूजिशियन भी। आप इसकी मदद से म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। आपको क्या करना है, कमांड देनी है, आपको प्रॉम्प्ट देना है। और जब आपने कोई टूल को आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मेरे लायक ये टूल है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ या मुझे ये करना चाहिए, तो मैंने उसके रिस्क पढ़े, मैंने उसका सोल्यूशन को पढ़ा और फिर मैंने ये सोच लिया कि मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए करूंगा, दूसरी चीजों के लिए नहीं करूंगा, या गलत चीजों के लिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं इससे फेक वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं इससे फेक म्यूजिक नहीं बनाऊंगा, मैं किसी दूसरे पर्सन का ऑडियो चोरी नहीं करूंगा। ये आपको करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो पागल है, वो तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन हमें बचना है। हमें इसका इस्तेमाल अपने सोसाइटी को दिमाग में रख करके, अपने समाज को ध्यान में रख करके ही बनाना है। क्योंकि एक व्यक्ति जब सोचने लगेगा तो उसके मन में आएगा, फिर उससे सोसाइटी में जाएगा, सोसाइटी से फिर बड़ी सोसाइटी में जाएगा, और ऐसे करके ही हम एआई रिस्पॉन्सिबल समाज बनाया जा सकता है। अदरवाइज हमारी सोसाइटी में जो ये टूल्स टेक्निक्स हैं वो बहुत अलग किस्म की हैं। बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो हम किसी सोसाइटी में अगर हम डाल दें, बता दें और हम उनका यूज करने लगे, मिस यूज करने लगे, तो हमें ये भी समझिए कि हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि मेरे सामने जो वीडियो आया है वो मेरा बनाया हुआ है, या मेरे सोसाइटी में कोई व्यक्ति है, या मेरे ऑफिस में बैठा हुआ कोई व्यक्ति उसने बना दिया है। आप एक ऑडियो डालते हैं, आप मेरी आवाज से गाना बन सकता है, मेरी आवाज से वीडियो पूरा बनाया जा सकता है, मेरे फोटो से पूरा का पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। तब हमें थोड़ा इस टेक्नोलॉजी को समझना पहले जरूरी है। अभी तो आज जो मैंने बात की वो बात मैं सिर्फ आपको इसके काम की बता रहा हूँ कि ये बहुत खतरनाक भी हैं। ये ऐसे खतरनाक टूल्स हैं जो आपकी सोसाइटी को अलग लेवल पे जा सकते हैं। तो हमें पहले ये जानना होगा कि ये टूल्स हैं कौन कौन से, ये क्या क्या काम करते हैं, ये कितना खतरनाक काम कर सकते हैं, फिर हम इनका यूज करना शुरू करें। क्योंकि जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो जानते हैं, और जब जानते हुए जब कोई गलत काम करेगा तब उस पर अलग तरीके की बातचीत हो सकती है। लेकिन शुरुआत अभी हमें यहाँ से इसलिए करनी है कि हम एआई को वरदान के तौर पर लें, इस टेक्नोलॉजी के साथ चलने की बात करें और इससे अपने काम को आसान करें, ना कि इससे दूर भागे। जो काम हमसे हो सकता है इस टूल के जरिए, इन टेक्निक्स के जरिए, वो हमें करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई टूल मुझे बताना चाहिए, आपको करके दिखाऊं, तो मैं वो भी कर सकता हूं। अगर सतीश सर अगर मुझे अनुमति दें तो मैं एक दो टूल को करके भी बता सकता हूं। हाँ, करके बताइए कि वो प्रैक्टिकल समझ में आएगा पार्टिसिपेंट। ये चैट जीपीटी है और मैं इसका इस्तेमाल आपके सामने करके बता रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। अब मैंने इसमें कमांड दी, आपकी स्क्रीन पर भी ऐसे ही एज इट इज खुल जाएगा, और इस पे आप लिखिए कि आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, मराठी में लिख सकते हैं, 50 लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। मैं इसको अंग्रेजी में लिख रहा हूँ कि प्रिपेयर अ शॉर्ट स्टोरी ऑन सावन।
मैंने इसको लिखा कि प्रिपेयर शॉर्ट पोएम ऑन सावन विद द स्टाइल ऑफ बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन हिंदी के बड़े कवि हैं, उनके स्टाइल पर आपको एक कविता लिखनी है। तो मैंने इसको इंटर किया और वो ये लिख रहा है। देखिए, अब बाबा नागार्जुन भी कुछ ऐसा ही लिखते थे। अब इसने कहानी स्टोरी बनाई, एक पोयम बनाई कि सावन आया रे पगडंडी भीग गई, बरगद तले बूढ़ी अम्मा भी भीग गई, मेड़ पे बैठे बगुले टेर लगाए, गांव की गली में चूल्हे धुएं उड़ाए, धान के पौधे हरे हरे लहराए। अब इसमें आपको जो भी चेंज करना है, मान लीजिए मुझे इसका मराठी चाहिए, मैंने लिखा ट्रांसलेट इन मराठी। मुझे बताएंगे ये मराठी में सही लिखा है? थोड़ा सा भी अगर इसमें चेंज होगा तो आप इसको अपने क्रिएटिविटी से इसको चेंज कर सकते हैं। सही लिखा है सर, सही लिखा है जी। तो जो गलतियां हमसे हो जाती हैं लिखने में, वो गलतियां ये मशीन नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास में इसका डेटा सेट बहुत मजबूत है। मान लीजिए अब मेरे पास में एक लाल पैथ की रिपोर्ट है, मैं वो भी करके दिखाता हूँ। मैंने ब्लड टेस्ट कराया डॉक्टर के यहाँ से और वो रिपोर्ट मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये ऐड फोटो और फाइल में गए, और ये आप भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। और ये रिपोर्ट मेरे पास में पड़ी हुई है, मैंने इस रिपोर्ट को इसमें ऐड कर दिया और मैंने इससे पूछा एनालाइज द रिपोर्ट इन हिंदी। अब ये मुझे बताएगा कि इस रिपोर्ट में है क्या। तो ये किसी सिद्धार्थ सिंह के नाम की एक रिपोर्ट है, जिसमें सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट और उससे संबंधित पैरामीटर्स दिए गए हैं। तो इनका हीमोग्लोबिन जो है वो सामान्य है, ये आ गया। पीसीवी जो है वो थोड़ा सा कम है, जो एनीमिया की शिकायत बता सकता है वो आपके सामने आ गया। अब आरबीसी जो काउंट है वो एकदम सामान्य है। एमसीवी जो है वो, अब आपको लगता है कि एमसीवी और इन सब के बारे में भी डिस्कस करना है, आपको जानना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एमसीवी उठाना है और इसके बारे में पूछिए, एमसीवी के बारे में बताइए, सिंपल सा लिख दीजिए। तो इसने एमसीवी के बारे में बता दिया, मतलब आपका लाल रक्त कोशिकाओं का औसत आकार, मतलब इसको फेम्टोमीटर में मापा जाता है, और ये क्या है, कैसे है, क्या हो सकता है, ये सब इसने लिख के बता दिया। तो इतनी बात डॉक्टर नहीं करेगा आपको, और आप अपनी बीमारी के बारे में खुद इतना एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कम से कम। बाकी जो डॉक्टर बता रहा है आप उसे फॉलो करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे डॉक्टर ना बने, आप इसको जानने के बाद स्वयं डॉक्टर ना बने, आप तो इतना जान जाइए कि मुझे ये प्रॉब्लम है और ये नॉर्मल है कि तुरंत इलाज कराना है या कल कराना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है और आप खुद थोड़ा जागरूक भी हो जाते हैं। मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका है अपने आप को पहचानने का, समझने का। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब इसमें मेडिकल, और अभी कुछ कौन लिख रहा था, कोई कमेंट में लिख रहे हैं आप कि मनीष सर, हाँ मनीष सर, आपसे एक अनुरोध है कि अब सत्र आपका समापन की ओर आप आएंगे ना, तो प्रश्न उत्तर के लिए मंच खुला करेंगे ताकि लोग प्रश्न पूछ सके। जी 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 जी। तो जो इनका एक मैं क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि जो सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, वो सब्सक्रिप्शन सब में जरूरी नहीं है, मिनिमम तो वो अपना काम बता रहा है, और जब मिनिमम काम वो अपने बिना पेड वर्जन के हो जा रहा है, तो आप पहले समझ जाइए कि मेरे काम का ये टूल है और मैं इस पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे आप मोबाइल पर रिचार्ज कराते हैं, वैसा ही इसे समझिए। दूसरा टूल जो है वो है परप्लेक्सिटी।
ये भी सेम टूल है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात ये, मान लीजिए आपको टॉप 10 न्यूज ऑफ द डे पढ़नी है इन मराठी, मैंने इस पे डाल दिया। आज की 10 बड़ी खबरें आपको जाननी है मराठी में, तो ये आपको बता रहा है। अब आप मराठी जानते हैं, आप पढ़ के समझ सकते हैं। और अच्छी बात ये है, सब कुछ रेफरेंस है। देखिए, ये बगल में रेफरेंस लगे हुए हैं और रेफरेंस खुलेंगे भी। ये देखिए, रेफरेंस खुल गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो भी आप लिखेंगे सब कुछ रेफरेंस के साथ बताएगा। ये रेफरेंस यहाँ दिए हुए हैं सारे। तो ये बहुत अच्छा टूल है, इसका इस्तेमाल आप अपने निजी जीवन में कर सकते हैं। इसके अलावा नोटबुक एलएम नाम का एक टूल है जो आपके काम को और आसान बनाता है। ये देखिए कैसे, मान लीजिए अब यहाँ पर कोई वीडियो था, ये वीडियो जो है, इस वीडियो में पूरा मुझे सुनना नहीं है अभी और मुझे इसके बारे में जानना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो को इसमें डालूंगा। इस नोटबुक एलएम में मैं डालूंगा। और ये मुझे बता देगा इस वीडियो में क्या बताया, क्या दिया हुआ है। सगळं कसं करायचं ते माहिती नाही। ये देखिए, ये इंग्लिश में बता रहा है, इसको लिखिए इन मराठी, इन मराठी देगा ये। समराइज कर दिया इसने 6-7 लाइनों में। आपकी बात जो आपको समझना है वो आपको इसने बता दिया। थोड़ा इंटरनेट का इशू है, बाकी ये सही चलता है। ठीक है, अभी हो जाएगा, इंटरनेट का इशू है। और दूसरा, ये ऑडियो में भी कन्वर्ट करता है, वीडियो, ये देखिए आ गया। और सब कुछ रेफरेंस के साथ में है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहीं से भी उठा लिया गया हो। ठीक है, मुझे लगता है ये 3-4 टूल हैं जिनका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। और बाकी कुछ सवाल जवाब होंगे तो मैं उन सवालों को लेने के लिए रेडी। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच प्रश्नोत्तर के लिए खुला है, जिनको अपने प्रश्न पूछने हैं। मनीष जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। आप सभी से अनुरोध है कि जिनके मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया तुरंत पूछिए। जी डॉक्टर मनीष जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छा, इतना क्लिष्ट सब्जेक्ट 1 घंटे में कवर करने की बड़ी अच्छी कोशिश करी। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और बड़ी सरलता से आपने ये पेश किया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। बट सवाल ये है कि ये कंप्यूटर रेवोल्यूशन जी है जो है, ये दिस टाइम इट इज टोटली डिफरेंट। इन द पास्ट कंप्यूटर्स ने बहुत जॉब जनरेट की है, बट ये कॉग्निटिव एबिलिटीज इसमें एआई में आ जाने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं, अगर हम लोग इसके साथ में नहीं चले तो वो दिक्कत आ जाएगी। तो ये देखते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप इस पॉइंट पे, क्योंकि मेरे ख्याल से जनरेटिव एआई अभी आ गई है और 6-7 साल अगर हम, इफ वी डोंट कैच अप, वी आर गोइंग टू लूज। As per India, yesterday's report, 6 crore jobs in India are going to be lost. So, because of AI. But after that, after the lull, then again there will be job creation. But that will be after lag of almost 5 to 6 years. तो ये 5 to 6 years में लैग में मैं विक्टिम ना बनूं इसका, इसलिए मुझे क्या करना है, ये जरा थोड़ा सा हाईलाइट ज्यादा करेंगे आप तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, बहुत सभी से अनुरोध है कि जो भी प्रश्न पूछेंगे कृपया अपना परिचय दीजिएगा ताकि हम सभी आपसे परिचित हो सके। जी, मेरा नाम RS पाटिल है। मैं
मराठा सेवा संघ के मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जी धन्यवाद सर। जी बहुत उम्दा सवाल पाटिल साहब ने पूछा है और चिंता है बेसिकली वो, और ये चिंता पूरे देश के नौजवानों की भी है और लगभग सभी की चिंता है ये, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ा हुआ मामला है। मैंने बताया कि 92 मिलियन जॉब्स जा सकती हैं, तो जा सकती हैं तो वो किसकी जाएंगी? हमारी ही तो जाएंगी, हमारे आसपास के लोगों की तो जाने वाली हैं। तो हम इस टेक्नोलॉजी के उपयोग को रोक नहीं सकते हैं या इस टेक्नोलॉजी के बढ़ने को नहीं रोक सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमें इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है जब हम चाहे वो मेडिकल फील्ड के लोग हों, चाहे वो आर्टिस्ट लोग हों, चाहे फिल्म मेकर हों, चाहे इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे टीचर हों, चाहे स्टूडेंट हों, या हम किसी फील्ड के लोग हों, हमें इसके इस्तेमाल अपने काम के अकॉर्डिंग जरूर करना है। जैसे एक विद्यार्थी है और वो विद्यार्थी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है और उसका कल प्रेजेंटेशन है और आज टॉपिक दे दिया गया है। तो क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, तो वो 40 विद्यार्थियों में से 40 के पास में ये फोन जरूर है, क्योंकि फोन सबके पास में है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। 40 में से 38 के पास तो वो होगा ही होगा, अगर वो कॉलेज स्टूडेंट है तो इसको इस आंकड़े से सर मुझे लगता है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 40 में से 38 लोगों के पास फोन है और वो सब कोई कैपेबल है कि अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकता है। तो जिसके पास एआई का टूल मौजूद है या उस टूल के बारे में जानता है, वो उसको बहुत ही, अब कंटेंट की बात मैं अभी नहीं कर रहा, कंटेंट तो मैंने जो किताबों से पढ़ा है मैंने उस कंटेंट को बनाया, लेकिन जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, जो पावर पॉइंट को एनिमेट कराना है, उसमें फोटो कहाँ लगानी है, उसमें कहाँ एनिमेट करना है, वो काम ये टूल, ये एआई बहुत अच्छा कर सकता है। जिसको पता होगा वो उससे बना लेगा और वो कल प्रेजेंट कर देगा। तो जो इम्प्रेसिव वाला मामला है, जो इम्प्रेस करना है, आजकल नौकरियों का संकट है और जिस तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ रहे हैं वो भी आपको पता है वहाँ क्या होता है, कैसे हम लोग सर्वाइव करते हैं। तो अब आपको वहाँ सर्वाइवल के लिए आपको ये टूल काम आएगा, फायदेमंद होगा। अब पहला स्टेप हमारा होता है कि हम कम से कम एक बेसिक लेवल पर तो हम उसको, उस पावर पॉइंट को बना सकें, क्रिएट कर सकें। उसके बाद सेकंड चरण आता है कि मेरा कंटेंट कैसा है। उस कंटेंट को आप इन्हीं टूल्स के जरिए बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। नमस्ते, हेलो दोस्तों। तो आप अभी तक सुन रहे थे डॉक्टर मनीष सर को, मनीष जैसल, जो कि ट्रेनर है और एआई को भली भांति जानते हैं, क्योंकि उनका पूरा संवाद, संभाषण, परिसंवाद, चर्चा जो हुई है और हमें जो टिप्स मिले हैं, हमें जो कुछ जानकारी मिली है, हमें जो नॉलेज मिला है और उनका एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किया है, वो मेरे ख्याल से एआई को हम तक एक अच्छे तरीके से पहुंचा रहा है। मनीष जी से मिलिए ज़रूर, उनसे बात करिए और इससे आगे भी आप एआई को जान सकते हैं। हमारी कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए इस वीडियो को यहाँ तक सीमित किया है, लेकिन मनीष जी हमारे साथ अभी संगीत सूर्य के साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सतीश पावड़े जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया, इसलिए हम उन तक पहुँच पाए और वो हम तक पहुँच पाए। लेकिन एआई से हम जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर एस्पेक्ट्स जो है एजुकेशन के, हेल्थ के या फिर एंटरटेनमेंट के, इन सभी को हम सीख सकते हैं और सीखना ज़रूरी भी है। तो मनीष जी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और मनीष जी का नंबर हमने आपको दिया हुआ है, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपकी और कुछ क्योरीज है, क्वेश्चंस है, उस पर आप ज़रूर उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट आशीष हाड़के आपकी विदा लेता हूं। संगीत सूर्य केशव आभूषण राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद के माध्यम से, हमारे सतीश जी के माध्यम से, गोकुल जी के माध्यम से, दिलीप जी के माध्यम से, सम्माननीय पवार साहब के और हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय पुरुषोत्तम खेड़ीकर साहब जी के मार्गदर्शन में हम यूं ही आपके साथ जुड़े रहेंगे। नए नए कार्यक्रम, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड हमारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नए नए लोगों के साथ जुड़ेंगे, उनको आप तक पहुंचाएंगे और आपको हम तक पहुंचने में एक नई पथ
रेखा बनाएंगे, एक नया मार्ग बनाएंगे, एक नई शुरुआत ज़रूर हर बार करेंगे। तो मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ, उपक्रम के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।